चलो बच्चों, सॉल्यूशन चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कल जहाँ तक पढ़ा दिया था आपको उससे आगे परसों आज पढ़ रहे हैं हम लोग क्या, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ये ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि लास्ट मेन हेडिंग है, इसमें सब हेडिंग्स पढ़ेंगे हम 4-5, उसके बाद आप लोगों का सॉल्यूशन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज या डेफिनेशन लिखी है, आप कॉपी कर सकते हो यहाँ से। ऑल द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स irrespective of their nature related to the total number of particles present in the solution are called colligative properties। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करती है। ये नंबर है ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर। उनका नेचर कैसा है? सॉल्यूट पार्टिकल सॉलिड है, गैस में है, सॉलिड पार्टिकल या फिर लिक्विड है, कैसे हैं उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ उनके नंबर पर डिपेंड करती है। irrespective of their nature related to the total number of particles present in the solution। पार्टिकल जितने भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उन उसके रेस्पेक्टिव नेचर से नहीं, उसके रेस्पेक्टिव नेचर पे डिपेंड ना करके किस पे डिपेंड करेंगे? नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे डिपेंड करेंगे। सॉलिड पार्टिकल ज्यादा होगा तो वो प्रॉपर्टी कम हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन मैं उनका अगर नेचर चेंज कर दूं तो उन प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी प्रॉपर्टीज जो भी होंगी उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 है हमारे सिलेबस में, जिनमें सबसे पहले है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरी आएगी आपकी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तीसरी आएगी आपकी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और चौथी कौन सी आएगी आपकी? ऑस्मोटिक प्रेशर। वो एक एक करके हम आगे चलेंगे, जब पढ़ाते चलेंगे। मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं कहीं चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए फर्स्ट है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में क्या होगा? लोअरिंग मैंने आपको पहले ही पढ़ाई थी वेपर प्रेशर की, कि जब हम क्या कर रहे थे, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल रहे थे तो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर घट जा रहा था। कैसे हो रहा था ये सब चीजें आप क्या कर सकते हो? पिछली वाली वीडियो में देख सकते हो। अगर किसी को नहीं क्लियर हो तो पिछली वीडियो देख के आइए, उसमें समझ में आ जाएगा कि वेपर प्रेशर लो कैसे होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालने पे। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मैंने ऐड करा सॉल्वेंट में तो हो गया उसकी वेपर प्रेशर जो है वो लोअरिंग हो गई, इसकी उसका वेपर प्रेशर कम हो गया। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट व्हेन इट फॉर्म सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो बना उसका अगर मैं वेपर प्रेशर नापता हूँ, कंपेयर करता हूँ किससे? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से, तो उसका वेपर प्रेशर क्या आएगा? कम आएगा सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से। तो मैंने जो वेपर प्रेशर अब है, मैंने बोला कि वो P1 है, मैं किस जो वेपर प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो क्या मान लेता हूँ? अब जो सॉल्यूट डालने के बाद है वो क्या है? वो P1 है। ठीक है, तो P1 विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1। ये पढ़ा था हमने किसमें? राउल्ट्स लॉ में। तो P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x1 कर दिया। यहाँ पे x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन है इसी कंपोनेंट का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन हटाते थे तो क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा P1 नॉट। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे P1 नॉट। P1 नॉट क्या है मैंने यहाँ पे लिस्ट नहीं करा है, जिसको ये नहीं पता हो राउल्ट्स लॉ वाली वीडियो देख लीजिए, बाकी जिन्होंने देखी है उनको सबको पता होगा P1 नॉट क्या है। P1 नॉट है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ उसको यहाँ पे मैंने पार्शियल प्रेशर लिया है जब वो प्योर स्टेट में था। तो P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x1 हो जाएगा। अब रिडक्शन निकालना है मुझे वेपर प्रेशर में, तो भाई ये प्योर का था, ये जब था जब मैंने उसे किसके अंदर? सॉल्वेंट के अंदर ऐड कर दिया, तो इतना पहले था, अब इतना हो गया। चेंज निकालना तो क्या करूंगा? इस वाली वैल्यू में से इस वाली वैल्यू को माइनस करूंगा, सिर्फ इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ P1 नॉट की। तो डेल P1 निकालना है, तो इनिशियल माइनस फाइनल। P1 नॉट पहले था प्योर का, अब सॉल्वेंट में डालने के बाद P1 हो गया। तो P1 नॉट, P1 और P1 की जगह पे क्या लिख दिया मैंने? P1 नॉट x1। P1 नॉट इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया डेल P1 क्या हो जाएगा? डेल P1 इक्वल्स टू P1 नॉट और इसकी जगह 1 माइनस x1। अब जब मैं मोल फ्रैक्शन पढ़ा रहा था, जब मैंने बताया था कि दो कंपोनेंट होते हैं तो दोनों कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन ऐड करके क्या आता है? 1 आता है। तो 1 माइनस x1 ये कितनी बार हम पीछे भी यूज कर सके? 1 माइनस x1 की जगह पे क्या यूज कर सकता हूँ मैं? x2 यूज कर सकता हूँ। तो इसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया? x2 लिख दिया। तो डेल P1 विल बी इक्वल्स टू P1 x2। इसको इक्वेशन 1 लेबल कर दिया। इस इक्वेशन को और कैसे रीराइट कर सकते हैं हम लोग? मैंने क्या करा? डेल P1 अपॉन P1 नॉट कर दिया। डेल P1 इधर ले आया P1 नॉट ऑन में, इसके ये लिख दिया। तो डेल P1 था क्या एक्चुअली? डेल P1 तो ये था ना, P1 नॉट माइनस P1। तो डेल P1 की जगह यहाँ पे P1 नॉट माइनस P1 लिख दिया और P1 नॉट को सेम कॉपी कर लिया। ये किसके बराबर है? फर्स्ट इक्वेशन में अगर मैं देखूं, इसे मैं अपॉन में लिया हूं तो किसके बराबर आएगा? x2 के। x2 के बराबर कर दिया। x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट। तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं किसी कंपोनेंट का? उसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स N2 जो है वो किसके? सॉल्यूट के हैं,
और नंबर ऑफ मोल्स N1 जो है वो किसके हैं, सॉल्वेंट के। नीचे लिखा है मैंने, आप जूम करके देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद होता क्या है कि भाई सॉल्वेंट तो बहुत ज्यादा है ना और सॉल्यूट बहुत कम है, तो अगर मैं N1 और N2 को कंपेयर करूं तो N2 जो है वो बहुत कम है। तो मैं इससे आगे का एक स्टेप है वो यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। N2 बहुत कम है किससे, N1 से। तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, N2 को नेग्लेक्ट कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये वाली जो एक्सप्रेशन है मेरी, ये क्या बन जाएगी, डेल P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल्स टू N2 अपॉन N1। क्यों, क्योंकि हमने क्या कर दिया, N2 को डिनोमिनेटर में से नेग्लेक्ट कर दिया, क्योंकि N2 बहुत छोटा है। तो N1 में मैं N2 की वैल्यू ऐड करूं या ना करूं कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है। कहाँ से आई है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में हम ये इक्वेशन डिराइव करते हैं। आगे एनसीईआरटी में बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के जो हम इस फॉर्मूले पे बेस्ड करेंगे, ठीक है। कॉपी कर लीजिए अभी से। हाँ भाई चलिए, अब सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। क्या, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन देखने के लिए मिलता है जब हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसके अंदर ऐड करते हैं, सॉल्वेंट के अंदर ऐड करते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन तो सबको पता होगा कि एलिवेशन क्या है। एलिवेशन मतलब इंक्रीज देखने के लिए मिलता है बॉइलिंग पॉइंट में। अब होता क्या है, कैसे इंक्रीज देखने के लिए मिलता है, क्या है, वो सब चीजें पढ़ेंगे पहले। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट समझ लेते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें शायद ये ना पता हो। सबको बॉइलिंग पॉइंट तो पता होता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कि भाई किसी भी टेम्परेचर पे जाके लिक्विड या कोई भी सब्सटेंस बॉइल होना शुरू हो जाए, दैट टेम्परेचर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन वही बॉइलिंग पॉइंट क्यों होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जैसे हम बोलते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होता है, वाटर 90 पे क्यों नहीं बॉइल हो जाता, वाटर 110 पे क्यों नहीं बॉइल हो जाता। तो ये ऐसी डिफाइन बताएंगे हम बॉइलिंग पॉइंट की, कि जिसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 ही क्यों होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट की डिफाइन ये देखिए यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जाके उसका वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जिस भी चीज को आप बॉईल कर रहे हो उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। और एटमॉस्फेयर में जो प्रेशर होता है वो हमेशा ज्यादा होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आपको करना क्या होता है, हम टेम्परेचर इंक्रीज करते रहते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होता रहता है, वेपर प्रेशर इंक्रीज होता रहता है। और जब उस सब्सटेंस का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा जाके, उसी सब्सटेंस पे वो क्या करना, उसी टेम्परेचर पे सब्सटेंस क्या करने लग जाता है, बॉईल करने लग जाता है। मान लो जैसे मैंने बोला कि एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, 1 atm होता है। और अभी मैंने सपोज करो पानी ले रखा है रूम टेम्परेचर पे 37 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो कितना है, सपोज करो 0.3 atm। ठीक है। अब मुझे ये वाटर को बॉईल कराना है, तो मैं क्या करना शुरू करूंगा, टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू करूंगा। टेम्परेचर 37 से 50 पहुंचेगा, ये हो सकता है 0.5 atm हो जाएगा। फिर 50 से हो सकता है 90 हो जाए तो ये 0.9 atm हो जाएगा। और जैसे ये 90 से 100 पहुंचेगा, वैसे ये कब 90 से 100 पहुंचेगा तो ये टेम्परेचर प्रेशर किसके बराबर हो गया होगा, 1 atm के बराबर हो गया होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर जिस भी टेम्परेचर पे हुआ, 100 पे हुआ, यहाँ मैं पानी की बात कर रहा हूँ तो 100 पे होता है। और कोई सब्सटेंस हो सकता है इसका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से ज्यादा होता है, तो और ज्यादा टेम्परेचर पे ले जाने के बाद उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। तो जैसे ही उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हुआ, वो सब्सटेंस बॉइल अप होना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा कि सब्सटेंस कब बॉइल होता है। अब यहाँ का स्टार्ट करते हैं कि इस ग्राफ से या इस हेडिंग से इन सब चीजों को क्या लेना देना है, इनसे रिलेट करता है। अब एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ द सॉल्वेंट, हमने क्या करा, हमने सॉल्यूट ऐड करा ना सॉल्वेंट के अंदर, तो उससे क्या हो रहा है, पीछे भी देख के ना, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर तो घट जा रहा है, वेपर प्रेशर घट जा रहा है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट विल ऑलवेज बी हायर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट हायर हो जाएगा ना। क्यों हायर हो जाएगा भाई, ऐसा क्या हो गया, देखो इसी एग्जांपल से अगर समझने की कोशिश करो, मैंने क्या करा, सॉल्यूट को डाल दिया सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डाल दिया तो उसका वेपर प्रेशर घट गया, 0.3 तो पहले ही था, अब वो सपोज करो कितना हो गया, 0.1 atm हो गया। तो आपको पहले कहां से कहां तक जाना पड़ रहा था, पहले यहां से यहां तक जाना पड़ रहा था बस। अब क्या करना पड़ेगा, अब यहां से यहां तक जाना पड़ेगा इसे हीट अप करने के लिए, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा ना हीट करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर घट जाता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या देखने के लिए मिलता है आपको, इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। एज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन दैट ऑफ सॉल्वेंट, so its boiling point will always be higher than that of
प्योर सॉल्वेंट। तो प्योर सॉल्वेंट से उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हायर देखने के लिए मिलेगा क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो चुका है। और मैंने बोला टीबी नॉट, नॉट से डिनोट करते चलेंगे हम लोग प्योर के लिए, जैसे हम रिलेट करते आ रहे हैं पीछे से P1 नॉट इस तरीके से करते हैं, तो यहाँ पे टीबी नॉट करेंगे। टीबी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी तक हमने उसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट नहीं डाला था, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। अब टीबी क्या हो गया? उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हो गया, जो सॉल्वेंट में सॉल्यूट डालने के बाद सॉल्यूशन बना उसका बॉइलिंग पॉइंट ये हो गया। तो ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या देखने के लिए मिलेगा हमें? हमने भी यहाँ बोला हायर होगा ये। तो डेल टीबी यानी कि चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट में निकालूं तो क्या करूंगा? हायर वाले में से लोअर वाले को माइनस कर दूंगा। पहले लोअर था, अब हायर हो गया, तो टीबी में से टीबी नॉट मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। यहाँ पे डेल टीबी क्या है? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट मतलब कितना इंक्रीज देखने के लिए मिला बॉइलिंग पॉइंट में। सपोज करो यहाँ 30 है या 40 है, तो 10 डिग्री का ये जो चेंज देखने के लिए मिला है वही है डेल टीबी। और उसी 10 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे कि इतना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 10 डिग्री एलिवेट हो चुका है। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कुछ नहीं है, चेंज इन या इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब साइंटिस्ट ने जब ये एक्सपेरिमेंट्स वगैरह कैरी आउट कराए तो उन्होंने पता लगाया कि जो डेल टीबी होता है, जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्मॉल एम। स्मॉल एम क्या है यहाँ पे? मोलैरिटी। डेल टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एम। डेल टीबी अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आते हैं तो कांस्टेंट आता है। डेल टीबी का साइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आया तो कांस्टेंट क्या आ गया यहाँ पे? केबी। केबी क्या होता है यहाँ पे? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। क्या है? बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर और भी नाम है इसका मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्योंकि यहाँ पे मोलैरिटी ले रहे हैं हम लोग। और क्या है यहाँ पे? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, या फिर इसका तीसरा नाम भी है इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये नाम थोड़ा रिमेंबर करना टफ है, तो आप इसी नाम से रिमेंबर करके चलिए, क्योंकि पेपर में अगर पूछा गया तो वो इसी नाम से पूछते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट से। क्योंकि जब हम आगे चलेंगे तीसरी हेडिंग में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट देखेंगे, वहां पे भी एक ऐसा ही कांस्टेंट आएगा, उसका भी एक ऐसा ही अजीब सा नाम है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं उसे। तो बच्चे उन दोनों में अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। इस ग्राफ को समझ लीजिए। इस ग्राफ में क्या है? ये वेपर प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर में मैंने ग्राफ को प्लॉट करा है। ये इस टेम्परेचर पे जाके इनका वेपर प्रेशर क्या हो जा रहा है? 1 atm हो जा रहा है। जिस भी पॉइंट पे हो जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट बोलेंगे। तो ये सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ये सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। सॉल्वेंट का देखो टेम्परेचर सपोज करो यहाँ पे 0 है, हम टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं तो वेपर प्रेशर भी धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। ये देखो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अगर ऐसे लाइंस बना के दिखाऊंगा तुम्हें तो उसके बाद में किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद, इस टेम्परेचर पे जाने के बाद में क्या हो गया? यहाँ पे इसका प्रेशर जो है वो 1 atm के बराबर हो गया। किसका? सॉल्वेंट का। तो हमने बोलते हैं कि सॉल्वेंट यहाँ पे इतने प्रेशर पे जाके, इतने टेम्परेचर पे जाके इसका प्रेशर 1 atm हो गया, तो इस टेम्परेचर पे सॉल्वेंट क्या हो गया होगा? बॉइल हो गया होगा। तो इसलिए इस पॉइंट को मैंने टीबी नॉट से डिनोट करा है। लेकिन अभी बोला ना हमने यहाँ पे कि वेपर प्रेशर जो सॉल्यूशन का होगा वो तो हायर हो जाएगा, तो और आगे, लेकिन यहाँ पे सॉल्यूशन का नहीं होता 1 atm, सॉल्यूशन का 1 atm से अभी भी कम है इस टेम्परेचर पे। और मैं आगे टेम्परेचर बढ़ाया, जब हम टेम्परेचर टीबी पे पहुंचे तो हमने देखा कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया? 1 atm हो गया। तो इस टाइम पे सॉल्यूशन जाके बॉइल होने लगेगा। इसको हमने किससे डिनोट कर दिया? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट टीबी से डिनोट कर दिया। हमें निकालना क्या है? सिर्फ ये गैप निकालना है बीच में, डेल टीबी जो हम निकालना चाह रहे हैं। हम क्या करेंगे? टीबी में से टीबी नॉट को माइनस कर देंगे, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख के दिखाया, टीबी में से टीबी नॉट। ठीक है, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, स्पेस कम रह गया था। अभी आप फिलहाल इसे कॉपी कर लीजिए, फिर और 2-3 स्टेप जो आगे के रह गए वो बता दूंगा। हाँ, तो यहाँ जहाँ छोड़ा था मैंने भी डेल टीबी इक्वल्स टू केबीएम, केबी का बता दिया था क्या बोलते हैं इसको, उसी से आगे कंटिन्यू कर दिया है। एम क्या होता है अभी बताया, एम क्या है यहाँ पे? मोलैलिटी है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये क्या लिया हमने? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए ये हो गया W2, कितना सॉल्यूट है उसका मास हो गया W2। M क्या हो गया यहाँ पे? M2 नहीं लिख रहा हूँ मैं क्योंकि एक ही M है, तो M2 नहीं लिख रहा हूँ। M है यहाँ पे क्या? मास ऑफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो W1 क्या है यहाँ पे? मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट नीचे लेते ना अपॉन में, तो मैं 1000 को ऊपर ले गया। क्यों 1000 क्यों लिया मैंने? ध्यान रखना हम फॉर्मूले में 1000 इंक्लूड कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मास लेंगे, ये वाला जो अमाउंट लेंगे, ये किस में लेंगे? ग्राम्स में लेंगे, क्योंकि हम पहले ही ग्राम्स के लिए फॉर्मूला बना चुके हैं। तो अब आप यहाँ किलोग्राम में डालोगे तो गलत हो जाएगा। 1000 को ऊपर ले गए, W1 इंटू एम यहाँ पे बना दिया, डेल टीबी इक्वल्स टू केबीएम, तो हमारे पास फॉर्मूला था ही। तो m की जगह पे हमने क्या कर देंगे? ये वाली वैल्यू उठा के पुट कर देंगे। तो kb का फॉर्मूला, डेल टीबी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? kb इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन W1 इंटू m।
इस फॉर्मूले से अक्सर आपको ज्यादातर क्या निकलवाएंगे, आपको ये निकलवाएंगे m। तो m के लिए फॉर्मूला आप बना सकते हो, m को इधर ले आओ, डेल टी बी को इधर ले आओ, m के लिए फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे पैरामीटर्स क्या क्या है वो मैंने लिख ही दिए हैं। W2 है मास ऑफ सॉल्यूट, W1 है मास ऑफ सॉल्वेंट, और m क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब थर्ड हेडिंग करा रहे हैं, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। दो हेडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अब जैसे मैंने एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में आपको पहले बताया था बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसे ही मैं पहले डिफाइन कर लेता हूँ कि फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअली क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सब्सटेंस मे बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस, वेपर प्रेशर जो सब्सटेंस का होगा, कौन से सब्सटेंस का, जो लिक्विड स्टेट में है, जो लिक्विड फेज में है, इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर इन सॉलिड फेज। जो लिक्विड फेज में है उसका वेपर प्रेशर जिस भी टेम्परेचर पे जाके सॉलिड फेज में जो वही सेम है कंपाउंड या सब्सटेंस जो भी हम ले रहे हैं उसके वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस टेम्परेचर को मैं क्या बोल दूंगा, उस कंपोनेंट का फ्रीजिंग पॉइंट बोल दूंगा। कैसे, जैसे वेपर प्रेशर जो है सॉलिड फेज में, मान लो सपोज कर लो किसी चीज का वेपर प्रेशर 0.2 atm सपोज, उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे मैंने अभी नॉर्मल लिक्विड स्टेट में ले रखा है वो, और वो कितने पे, मान लो सपोज करो 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैंने उस चीज को ले रखा है, तो उसका टेम्परेचर कितना है अभी 0. उसका प्रेशर जो है वो कितना 0.5 atm है। मुझे उसे फ्रीज करना है, तो मुझे क्या लेके आना पड़ेगा, उसके प्रेशर को 0.5 से 0.2 करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा मुझे 0.3, 0.4, 0.3, 0.1, 0.2, 0.2 तक लाऊंगा, 0.1 गलत बोल गया मैं, 0.2 तक लेके आऊंगा, 0.4 लाऊंगा, 0.3 लाऊंगा और फिर 0.2 ले आऊंगा, तो जिसमें क्या होगा, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। सपोज करो यहाँ तक पहुंचते पहुंचते उसका टेम्परेचर कितना हो गया, 10 डिग्री सेल्सियस हो गया, और उसका प्रेशर जो है वो 0.2 atm, यानी कि जो सॉलिड फेज में वेपर प्रेशर था उसी चीज का, जो भी थी वो चीज, पानी था, दूध था, जो भी था, ठीक है, उसके बराबर हो गया, तो मैं उसी टेम्परेचर को क्या बोल दूंगा, उसके लिए उसको फ्रीजिंग पॉइंट बोल दूंगा। तो वाटर में ऐसा कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके होता है, इसीलिए वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे जाके क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। जैसे बॉइलिंग पॉइंट समझ में आएगी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो फ्रीजिंग पॉइंट ये होता है, जितने टेम्परेचर पे जाके जो बर्फ का वेपर प्रेशर है वो पानी के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उतने ही टेम्परेचर को मैं क्या बोल दूंगा, पानी के लिए फ्रीजिंग पॉइंट बोल दूंगा, जो कि कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ गए फ्रीजिंग पॉइंट। चलिए आगे चलिए, अब हम कर क्या रहे हैं, यानी कि हमें यहाँ करना क्या है, वेपर प्रेशर हमें घटाना है, वेपर प्रेशर हम घटाएंगे। वहां हम क्या कर रहे थे पिछले में, वेपर प्रेशर को हमें बढ़ाना पड़ रहा था, तो यहाँ हम वेपर प्रेशर क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ होता क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे भी वेपर प्रेशर तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पे पहले ही घट जाता है। अभी पीछे पढ़ा के आए हैं कि जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा ऑटोमेटिकली। वेपर प्रेशर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, अब जो सब्सटेंस था वो कम टेम्परेचर पे फ्रीज होने लग जाएगा ना, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वहां क्या देखने के लिए मिल रहा था, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज देखने के लिए मिल रहा था। क्यों, क्योंकि हम अगेंस्ट द वेपर प्रेशर काम कर रहे थे। यहाँ हमें वेपर प्रेशर कम करना था और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से वो खुद ही कम हो गया। अभी तो हमने टेम्परेचर में तो कोई छेड़छाड़ी नहीं करी, तो हमें सिर्फ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने से ही वेपर प्रेशर कम हो गया। थोड़ा सा वेपर प्रेशर और कम करेंगे और सब्सटेंस क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, बस लोअर टेम्परेचर पे। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि क्या हो जाएगा, जो सॉलिड सॉल्वेंट का टेम्परेचर है वो कितने पे हो जाएगा, लोअर टेम्परेचर पे वो फ्रीज होने लग जाएगा। ग्राफ से समझिए, अगर सॉल्यूशन कितने पे हो रहा था, सॉल्वेंट कितने पे हो रहा था, फ्रीज सॉल्वेंट हो रहा था सपोज करो TF नॉट पे, तो अब जो सॉल्वेंट है वो कितने पे फ्रोज होने लगेगा, यहाँ पे TF पे आके फ्रीज होने लगेगा। कहने का मतलब ये है कि जो उसका फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले TF नॉट पे फ्रीज हो रहा था, अब कितने पे फ्रीज होने लग जाएगा, TF पे फ्रीज होने लग जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि डिक्रीजिंग वेपर प्रेशर देखने के लिए मिल रहा है हमें, जैसे हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, TF नॉट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट जो भी आपका ये रहा, ये फ्रीजिंग पॉइंट है इसका। ठीक है, उसके बाद में TF बताया मैंने क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये जो TF है ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का है, यहाँ पे सॉल्यूशन, एक सेकंड, ठीक है, ये TF क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का। उसके बाद डेल TF निकाला मैंने, डेल TF कैसे निकालूंगा, वही ज्यादा में से कम माइनस करूंगा, तो इस बार ज्यादा कौन है, TF नॉट ज्यादा है। पिछली बार TB में से TB नॉट माइनस कर रहे थे, इस बार TF नॉट में से TF माइनस कर देंगे। TF नॉट माइनस TF, डेल TF क्या है यहाँ पे, जो भी डिप्रेशन देखने के लिए मिला, पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। आगे सब कुछ सेम है, डेल TF इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मोलैरिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन डालोगे तो K भी आ रहा था वहां, यहाँ KF आ जाएगा। KF को क्या बोलते हैं हम लोग,
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट जैसे हम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोल रहे थे, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट जैसे हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोल रहे थे, और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट CRARYOCOPIC क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट जैसे वहां पे इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोल रहे थे। अभी थोड़ा सा और रह गया है, बस कुछ भी नहीं, क्या करेंगे हम जैसे हम पीछे करा था, m की जगह पे फॉर्मूला पुट कर देंगे, डेल टी एफ का फॉर्मूला बना देंगे। इसे फिलहाल नोट कर लीजिए, वो अभी लिखवा दूंगा यहाँ पे। चलिए लास्ट स्टेप ये और रह गया, डेल टी एफ इक्वल्स टू के एफ एम हो गया। हाँ एक और चीज ये करेक्शन कर लेना, बाय मिस्टेक ये मैंने यहाँ से बना दिया था ना, ये कर्व यहाँ से होगा, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, ये करेक्शन कर लेना ग्राफ में। डेल टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ, मैंने क्या करा, m की जगह पे डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दिया मैंने, टाइम वेस्ट ना हो इस वजह से और ज्यादा जगह ना गिरे हमारी। आपको भी कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं है, डेरिवेशन पेपर में कहीं नहीं आते, क्योंकि सबको पता है m मोलैलिटी है, मोलैलिटी का फॉर्मूला मैं डायरेक्ट लिखूंगा। ये रहा मेरा अमाउंट किसका, सॉल्यूट का, उसका मोलर मास, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, तो मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वही पैरामीटर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो ये 3 हेडिंग कराई आज मैंने आपको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, मैं कोशिश करूंगा कि उस डाउट्स को आपके वो क्लियर कर दूं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ समझ में आया हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में और सब्सक्राइब करो चैनल को, जैसे ही नई वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए बाय बाय, थैंक यू।